Hello everyone, welcome to the Studyverse. Today we are going to talk about the lecture number 17 and 18 of SOC 609 क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नैरेटिव एनालिसिस और डिस्कोर्स एनालिसिस के डिफरेंस के बारे में। आज हम देखेंगे कंटेंट एनालिसिस और जो है विजुअल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस की तरफ जाते हैं। कंटेंट एनालिसिस होता है जब हम एनालाइज कर रहे हों ऐसे डाटा को जो या तो रिटन फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में या विजुअल कंटेंट है, ठीक है, या लिखा हुआ हमें दिख गया या सुना साउंड्स में ऑडियो में है या उसको देखा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो है कंटेंट ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है यानी कि डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यूज़ हो सकता है यानी कि स्टैटिस्टिक जिसमें हम डिस्कस कर रहे हो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो होगा ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि डाटा के अंदर पैटर्न्स किस तरह से हैं, थीम्स क्या हैं और टेक्सचुअल जो डाटा है यानी टेक्स्ट में रिटन फॉर्म में जो डाटा है उसके बिहाइंड मीनिंग क्या है। पैटर्न्स और थीम्स हमें पता है कि हम किस तरह से कंटेंट देखते हैं, हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और ये यूज्ड होता है स्टडी करने के लिए। मीडिया का कंटेंट या डॉक्यूमेंट्स या इंटरव्यूज़ ट्रांसक्रिप्ट जो होते हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं कि हम स्टेप्स क्या होते हैं कंटेंट एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले आपके पास हमें पता है कंटेंट जब हम डाटा रिसर्च कर रहे हों हमें रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास होना ज़रूरी है कि जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम मटेरियल कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ से ढूंढना है, उस मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे एनालिसिस के लिए। फिर हम डिसाइड करेंगे कि कोडिंग कैटेगरीज़ या थीम्स किस तरह से हमें यूज़ करनी है। यानी कि जैसे अगर मैंने कोई इंटरव्यू सिलेक्ट कर लिया है और मैं वो इंटरव्यू ले रही हूँ ऑफिस के लोगों किससे जो ले रही हूँ, ठीक है, या मैंने उनसे कोई फिल करवा लिया क्वेश्चनेयर इंटरव्यू ऑफिस के लोगों से, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं कोडिंग कैटेगरीज और थीम्स कैसे डिसाइड करूँगी कि लोगों ने किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया। उन वर्ड्स को जब मैं सबको आइडेंटिफाई करूँगी कि कोई बोलेगा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, कोई बोलेगा कि सैलरीज़ कम है, कोई बोलेगा कि हाँ टाइमिंग ज़्यादा देनी पड़ती है, तो इस तरह के मैं जो है फिर उसमें क्या करूँगी कैटेगरीज़ आइडेंटिफाई कर दूँगी। जैसे वर्कलोड का इस्तेमाल या इस के लफ्ज़ का इस्तेमाल या इस तरह के तमाम वर्ड्स के इस्तेमाल को मैं एक तरह से डिकोड कर दूँगी। उसके बाद कैटेगरीज़ मुझे फाइंड हो गई। अब अगर जैसे वर्कलोड का वर्ड 75 मरतबा यूज़ हुआ है पूरे ओवरऑल जो है क्वेश्चनेयर में या फिर इंटरव्यूज़ के दौरान जब मैंने उसको ट्रांसक्राइब किया तब तो मैं देख लूँ, मुझे ये पता चल जाएगा रिसर्च के दौरान कि भाई लोगों का जो ऑफिस के लोगों का जो मसला है वो है वर्कलोड, ठीक है। इस तरह से हम कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं। हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले हमने रिसर्च क्वेश्चन देख लिया, हमने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया कि किस तरह से हमें एनालिसिस करना है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि कोडिंग कैटेगरीज़ और थीम्स क्या है उस मटेरियल के अंदर। फिर हम रीड करेंगे और दोबारा से रीड करेंगे टेक्स्ट को ताकि हम कंटेंट से फेमिलियर हो जाए, हमें ऐसा ना लगे कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं या नया देख रहे हैं। उसके बाद कोड करेंगे और ग्रुप करेंगे उसको कैटेगरीज़ में, जैसे मैंने अभी वर्कलोड वगैरह की मिसालें दी। फिर इंटरप्रेट करेंगे, पैटर्न्स हम निकालेंगे कि इस तरह यूज़ हुआ हुआ है, उसके बिहाइंड हम मीनिंग्स देखेंगे। फिर हमें एक थीम पता चल जाएगी कि हाँ भाई इस पूरे ओवरऑल उसमें मसला जो था वो वर्कलोड का था, तो हमने थीम क्या कर ली, आइडेंटिफाई कर ली। दैट इज़ ऑल अबाउट कंटेंट एनालिसिस। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस क्या होती है। सबसे पहले है कन्वेंशनल कंटेंट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, कोड्स आर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम द डाटा, यानी कि डाटा जो है उससे डायरेक्टली हम क्या निकालेंगे, कोड। जैसे मैंने बात की वर्कलोड की, पेमेंट की, सैलरीज़ की, सही है। उसके बाद हम दूसरी टाइप है डायरेक्टेड कंटेंट एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, यूजिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज और रिसर्च टू गाइड कोडिंग। यानी कि अब मैंने जैसे इंटरव्यू ले लिया, अब कोडिंग के लिए मैं उस तरह के और पिछली थ्योरीज जो होंगी उनसे गाइड लूँगी और उसके बाद मैं जो है मीनिंग या कोड्स को डिकोड करूँगी। तो ये मेरी क्या हो गई, डायरेक्टेड, यानी कि पहले से जो थ्योरीज थी उन्होंने मुझे डायरेक्ट कर दिया, मैंने अपना कुछ नहीं ऐड किया। उसके बाद हमारे पास होती है समेटिव कंटेंट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, फोकसेस ऑन काउंटिंग वर्ड्स एंड इंटरप्रेटिंग कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वर्ड जिसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है और हम किस तरह से इंटरप्रेट
इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको ये मैटर करता है। और चॉइस इसमें जो होती है इन तीनों के अंदर वो डिपेंड करती है पर्पस क्या है स्टडी का और टाइप क्या है डाटा की, ठीक है। इंटरव्यूज़ हैं या FGDs कंसिडर हो रही हैं या फिर हम स्टोरी टेलिंग पर जा रहे हैं, जिस भी तरह का कंटेंट होगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि किस तरह की टाइप से हमें कंटेंट एनालिसिस करना है। वैसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कन्वेंशनल ही होता है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप, वो है विजुअल एनालिसिस। विजुअल एनालिसिस नाम से ही जाहिर है कि विजुअल है। हम इसमें क्या करते हैं, इमेजेस को स्टडी करते हैं, वीडियोस को, आर्ट वर्क को या दूसरे जो है विजुअल कंटेंट को जो है स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फोकस इज ऑन हाउ विजुअल्स कम्युनिकेट मीनिंग, इमोशन और आइडियोलॉजी। हम देखेंगे कि जो भी विजुअल हमें दिखाया जा रहा है वो किस तरह से हम जो है मीनिंग उसके बिहाइंड क्या है, या इमोशन या नज़रिया क्या है, ठीक है। हम जैसे एक पिक्चर देख रहे हैं, अब 100 लोग एक ही पिक्चर देख रहे हैं, तो आप 100 लोगों से उस पिक्चर के बारे में सवाल करेंगे तो हो सकता है उन 100 के 100 लोगों का जवाब अलग अलग हो, क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी, अपने इमोशन लेके हर कोई पिक्चर्स को एनालाइज करता है, विजुअल्स को एनालाइज करता है, ठीक है। तो हम ये नहीं देख रहे होते कि सिर्फ पिक्चर में क्या है, हम देख रहे होते हैं कि वो पिक्चर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमें क्या सजेस्ट कर रही है, या हमसे क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए बियॉन्ड जो हमें नज़र आ रहा है उससे, ठीक है। ये विजुअल एनालिसिस यूज़ होता है जब हम एड्स बनाते हैं या सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाते हैं या कल्चरल स्टडीज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमने कंटेंट में देखा था कि ये यूज़ होते हैं मीडिया कंटेंट, डॉक्यूमेंट्स या इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट में, जबकि विजुअल यूज़ होते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, ठीक है। अब हम अप्रोचेस देख लेते हैं। अप्रोचेस क्या होती हैं विजुअल एनालिसिस में? सबसे पहले है कंपोजिशनल अप्रोच। इसमें क्या होता है कि हम एग्जामिन करते हैं कलर से, लेआउट से और टेक्निकल एस्पेक्ट से कि वो उसमें कलर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, लेआउट किस तरह का है, और टेक्निकल एस्पेक्ट हम देखेंगे। उसके बाद होता है सोशल सिमेटिक। इसमें हम देखते हैं एनालाइज हाउ विजुअल्स एलिमेंट्स कन्वे सोशल मैसेजेस। अब इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जिसमें हमें सोशल मैसेजेस डिलीवर हो रहे होते हैं, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से विजुअल एलिमेंट्स हमें सोशल मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, एक पिक्चर हमें किस तरह से मैसेज पहुंचा रही है। डिस्कोर्स बेस्ड होती है, एक लिंक विजुअल्स टू वाइडर डिस्कोर्स और आइडियोलॉजीज। हम लिंक करते हैं एक विजुअल्स को दूसरे विजुअल्स से ताकि हमारे नज़रिया जो है एक बन सके। इंटरप्रिटेशन डिपेंड करती है कल्चरल, सोशल और हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट पर। जैसे हो सकता है कि एक डिस्कोर्स बेस्ड अगर विजुअल है कोई, वो मेरे कल्चर में अलग तरह से इंटरप्रेट हो और वेस्टर्न कल्चर में अलग तरह से इंटरप्रेट हो, तो ये इस बेस करता है किस पे, कल्चर पे और सोशल लाइफ पर और हिस्ट्री पर। अच्छा, स्ट्रेंथ और लिमिटेशन इन दोनों की हम देख लेते हैं कि क्या होती हैं। कंटेंट एनालिसिस की स्ट्रेंथ ये है कि ये सिस्टमैटिक होती है और रेप्लिकेट की जा सकती है, ठीक है। यानी कि दोबारा अगर हम करें, कोई और करेगा तो उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। विजुअल एनालिसिस की स्ट्रेंथ जो होती है वो ये होती है कि कैप्चर करती है इमोशनल और सिम्बॉलिक मीनिंग। यानी कि हम पिक्चर से बोलते हैं ना कि अ पिक्चर कैन स्पीक 1000 वर्ड्स इटसेल्फ। तो पिक्चर से या विजुअल से ना इंसान अच्छे से कम्युनिकेट यानी अच्छे से समझ पाता है। बोथ मेथड रिक्वायर केयरफुल इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। दोनों के दोनों मेथड में लिमिटेशन ये है कि इंटरप्रिटेशन बहुत मैटर करती है कि रिसर्चर जो उसको ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसक्राइब कर रहा है या इंटरप्रेट कर रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, और कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए रिसर्चर को। चैलेंजेस इंक्लूड सब्जेक्टिविटी एंड लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। ये होता है कि कंटेंट जो हम देख रहे हैं या विजुअल जो हम देख रहे हैं, हो सकता है वो कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात किया जा रहा हो या बात की जा रही हो या स्पेसिफिक हो, तो उसको हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे या बहुत सारे लोगों पर जनरलाइज नहीं कर सकते। ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे ऑफ लेक्चर नंबर 17 and 18. Do not forget to solve the MCQs and write down your answers in the comment section below. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. Do not forget to like, share, subscribe and comment down. अल्लाह हाफ़िज़.